हुंडई मारुति सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली इस कंपनी को पता है किसने शुरू किया था? इस साउथ कोरिया के लड़के ने। उसका नाम है चुन जो यंग। बचपन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए 17-17 घंटे तक खेतों में काम किया। अमीर बनने के चक्कर में कई बार अमीर बनने का सपना लिए कई बार घर छोड़कर भागा, यहाँ तक कि कई बार तो इसके आग लगने से, बाढ़ आने से और युद्ध की वजह से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए इसने दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनियों में से एक हुंडई को बनाया। तो फिर आपको भी लगता है कि बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ बदल देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेस्ट स्टोरी पर। अगर आपने बेस्ट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन करो, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1915 में, जब एक गरीब कोरियन फैमिली में जंग जू यंग का जन्म हुआ था। उनके पिता एक किसान थे जो अपने साथ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पूरे दिन खेतों में काम किया करते थे। यूं तो जो यंग का सपना पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे में एक अच्छी एजुकेशन लेना उनके लिए खूबसूरत सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चलते जंग जू यंग अपने पिता के साथ दिन भर खेतों में काम किया करते थे। इसके अलावा कभी वो जानवरों को चराने का काम करते तो कभी लकड़ियां काट कर उसे शहर लेकर जाते। लेकिन जब वो सिटी लाइफ को देखते थे तब उन्हें बहुत हैरानी होती थी। साफ सुथरे लोग, खूबसूरत कपड़े, अच्छे लोग और खाने की तो कोई कमी ही नहीं थी। यह सब देखकर उनके मन में भी ख्याल आता था कि अगर वह भी शहर चले जाए तो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि अपने 16 साल के बच्चे को उनके माता पिता अकेले जाने ही नहीं देते। इस दौरान जंग जो यंग के हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा। इसमें खबर छपी थी कि पास के शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। और जैसा कि उन्हें पता ही था कि उनके मम्मी पापा तो उन्हें जाने ही नहीं देंगे, इसीलिए वह बिना किसी को बताए 1932 में घर से भाग गए। इसके बाद फिर वह शहर पहुंचे, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मजदूरी के लिए रखा गया। अब यह काम जितना मुश्किल था, मिलने वाले पैसे उतने ही कम थे। इसके बावजूद जंग यह सोचकर सेटिस्फाइड होते थी कि पहली बार वह अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही, क्योंकि घर छोड़ने से उनके माता पिता उन्हें पागलों की तरह से ढूंढ रहे थे। और फिर आखिरकार 2 महीने के बाद जंग उन्हें मिल गए। पिता ने उन्हें डांट लगाई, समस्या और जैसे तैसे मनाकर अपने साथ घर लेकर आए। अब जंग घर जाकर फिर से वही खेतों में काम, जानवरों को चराना और लकड़ियां काटना जैसे पुराने कामों में लग गए। लेकिन इस सब में उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हर वक्त दिमाग कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहता था। वहाँ बिताए गए वह पलों को याद करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे उनके मन में कंस्ट्रक्शन और इस जैसे प्रोजेक्ट से उन्हें लगा होने लगा। अब चंग जू यंग घर वापस आने से फैमिली तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन चंग जू यंग को अपने पुराने रूटीन में घुटन सी महसूस होने लगी, जैसे शहर उनका इंतजार कर रहा हो। इसी के चलते वह 2 बार और घर छोड़कर भागे। लेकिन फिर से उन्हें कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता उन्हें ढूंढ लाया करते थे और फिर ना चाहते हुए भी जंग को घर वापस आना पड़ता था। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिर से एक बार हिम्मत जुटा ली और 18 साल की उम्र में चौथी बार घर छोड़कर भागे और सियोल जैसे बड़े शहर में चले गए, जो कि फिलहाल साउथ कोरिया की राजधानी है। यहाँ पहले तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूरी का काम किया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई। यहाँ पर जंग को एज असिस्टेंट काम करने लगा। इस तरह से यहाँ काम करते करते कुछ ही दिनों में उन्हें राइस स्टोर नाम की एक चावल की दुकान में अच्छी सैलरी पर डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई और यहाँ से उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो गया। अपने काम को खूब एंजॉय कर रहे थे और अपनी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिसे देखकर स्टोर के मालिक जंग जू यंग से खूब इम्प्रेस हुए और सिर्फ 6 महीने में उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजर बना दिया। फिर आया 1937, जब स्टोर के मालिक बहुत बीमार पड़ गए थे और उन्हें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह आगे के कामकाज को संभाल सके। ऐसे में उन्होंने अपना यह राइस
स्टोर चन जू यंग के हाथों में सौंप दिया। इस तरह से 22 साल की उम्र में चन जू यंग अपनी मेहनत के दम पर राइस स्टोर के एम्प्लॉय से उसके मालिक बन गए और फिर उन्होंने इस स्टोर का नाम बदलकर कोगिल राइस स्टोर रख दिया। इसके बाद से उन्होंने लो प्राइस, हाई क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के दम पर एक बहुत लॉयल कस्टमर बेस दायर कर लिया। लेकिन जब उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सब छोड़कर घर लौटने पर मजबूर कर दिया। असल में उसी समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद पड़ा था। ऐसे में जापानी गवर्नमेंट चाहती थी कि वॉर के दौरान उनके सैनिकों को समय समय पर जरूरत के मुताबिक चावल मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने वहाँ की सारी राइस शॉप्स को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें चन जू यंग की शॉप भी शामिल थी। इसके बाद से चन जू यंग 1 साल तक अपने गांव में रहे, लेकिन फिर बाद में हिम्मत जुटाई और 1914 में 3000 का लोन लेकर एडियो सर्विस नाम का एक गैराज खोला। लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 महीना ही गुजरा था कि उसमें भयंकर आग लग गई और उनका यह बिजनेस भी बर्बाद हो गया। अब जंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोन को चुकाना और कस्टमर को जले हुए व्हीकल का मुआवजा देना। काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने वापस से 3500 ओन का लोन लिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गैरेज ओपन किया। चन जू यंग बहुत ज्यादा मेहनती थे, जिसके चलते इनका काम कस्टमर को पसंद आने लगा और सिर्फ 3 सालों में ही इतना प्रॉफिट कमाया कि अपने सारे लोन को रीपे कर दिया और साथ ही घर वालों को मना कर अपने साथ शेयर लेकर आए। इस समय तक इनका कारोबार खूब चल रहा था और उनके एम्प्लॉइज की संख्या 1 से शुरू होकर 80 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उनका यह सुनहरा दौर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक्चुअली जापानी गवर्नमेंट ने और में यूज होने वाले इक्विपमेंट बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। यानी कि एक बार फिर से जंग वही आकर खड़े हुए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरफ तो गैराज छीन जाने का दुख, ऊपर से सियोल में बढ़ता तनाव। इसे देखते हुए वह अपनी फैमिली के साथ गांव वापस चले गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि 15,000 ओन की सेविंग कर रखी थी, इसीलिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत थी कि वह वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बस इंतजार था कि और खत्म हो जाने का, और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं था। साल 1946 में सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। और इसी साल चन जू यंग सियोल में वापसी की और एक बार फिर से अपना गैरेज स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया हुंडई मोटर सर्विस। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हराने के बाद साउथ कोरिया में यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से तुमको यूएस आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया। इसके कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग बना रहा है, जिसे देखकर उनका कंस्ट्रक्शन का फैशन दोबारा से जाग गया, जो कि बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। इसी के चलते उन्होंने साल 1947 में हुंडई सिविल इंडस्ट्री की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। अगले 3 सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को काफी एडवांस कर दिया था और अब तो उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने लगे थे। लेकिन दोस्तों, चन जू यंग का स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में और शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा और उसकी मिलिट्री फोर्सेस में सियोल को कब्जे में लेने के लिए उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। ऐसे में वहाँ के लोगों में दहशत फैल गई और सब शहर छोड़कर भागने लगे। इसमें चन जू यंग भी शामिल थे, जो कि सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग के साथ जान बचाने के लिए दूसरे शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का भरपूर साथ दिया और के दौरान ही जंग ने नोटिस किया कि मिलिट्री फोर्सेस को बड़ी संख्या में वेयर हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और टेंट की जरूरत है। यह जंग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और वह एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन प्रोजेक्ट में भी काम करने लगे। छोटे बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम किया। कई सारे प्रोजेक्ट्स में तो उन्हें लॉस भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय पर काम पूरा किया और यूएस ऑफिसर्स का भरोसा जीत लिया। अब 1952 में जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका से चन जू यंग की प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें बाद में भी उनसे प्रोजेक्ट मिलते रहे। अब इस बार और में साउथ कोरिया में बहुत तबाही फैली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ गई थी, जिसके बाद से गवर्नमेंट उसे दोबारा से रिबिल्ड करना चाहती थी और साउथ कोरिया के रीडेवलपमेंट में हुंडई सिविल इंडस्ट्री का बहुत मेजर रोल रहा।
और उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, जिसमें कि कई सारे कोरियन न्यूक्लियर प्लांट और डैम शामिल थे। इसके बाद से 1916 में कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिसने कि हुंडई को कार रिपेयरिंग से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने में बहुत मदद की। असल में गवर्नमेंट वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई भी फॉरेन ऑटोमोटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वह किसी लोकल कंपनी के साथ में टाई अप करे। इस रोल ने हुंडई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी और चन जू यंग ने इसको मिस ना करते हुए 1967 में ही हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत कर दी। इसके एक साल बाद यानी 1968 में हुंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और उल्सान शहर में 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट है और इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से आए 75,000 हाईली स्किल एम्प्लॉयज काम किया करते हैं। खैर, फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर में हुंडई ने उसके फेमस कार कॉर्टिना के दर्ज पर हुंडई कॉर्टिना को लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, फोर्ड क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी है जिसके कॉर्टिना भी वही के सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी, वही साउथ कोरिया की सड़कें और में मिलने वाले गड्ढों से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। ऐसे में हुंडई कॉर्टिना कंपनी के लिए बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। कंपनी को इससे काफी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की डिमांड करने लगे। लेकिन इससे पहले कि जंग इन सभी प्रॉब्लम से निपट पाते, 1969 में ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें कि उल्सन का पूरा असेंबली प्लांट डूब गया। नई तैयार की गई कार में भी पानी भर गया और कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, जंग ने अपनी जिंदगी में इतना फेलियर देखा था कि अब मानो इन सब की आदत सी हो गई थी। उन्होंने फिर से प्लांट शुरू कर दिया और हर तरह के प्रॉब्लम्स पर काम करके दोबारा से हुंडई कॉर्टिना को मार्केट में उतार दिया, जो कि इस बार काफी सक्सेसफुल हो गई। हालांकि 1974 में एक और प्रॉब्लम थी जो जंग का इंतजार कर रही थी। 5 साल में हुंडई ने अपने नाम से कार लॉन्च करना फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान ही नहीं मिल पा रही थी। इसके चलते दोनों कंपनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने हुंडई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब अचानक से फोर्ड का जाना हुंडई के लिए मानो सब कुछ बर्बाद कर देने वाला था, क्योंकि उस समय तक हुंडई के पास कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं और इसके लिए वह अभी तक फोर्ड पर ही निर्भर थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाने के बाद जंग बहुत ही रिस्पेक्टली किसी नए पार्टनर की तलाश करने लगे जो कि उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर सके। इसके लिए उन्होंने उस समय के बड़े प्लेयर्स फॉक्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ डील करने का प्रपोजल रखा, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने इसे ठुकरा दिया और फिर इसके बाद से चन जू यंग जापान की मित्सुबिशी मोटर्स ने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को हुंडई के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद से हुंडई ने अपना पूरा फोकस खुद की कार को डेवलप करने में लगा दिया। इसके लिए उसने ब्रिटिश लीलैंड के अंदर आने वाली कंपनी ऑस्टिन मॉरिस के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज ड्रोनबोल को हायर किया। और दोस्तों, जॉर्ज ड्रोनबोल बोलते हैं अपनी लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट के लिए 5 और भी इंजीनियर्स को हायर किया, जिसमें कार की जो बॉडी होती है उसके डिजाइन एक्सपर्ट कथन बाड़मेर, कार इंजीनियर जॉन सिम्पसन और एडवर्ड चापमैन ब्रम, यानी कि ब्रिटिश रेसिंग मोटर के फॉरवर्ड चेंज इंजीनियर जॉन ट्रस्ट वेट और डेवलपमेंट इंजीनियर पीटर रेस्टोरेंट प्रोफेशनल शामिल थे। अब दोस्तों, इस दौरान साउथ कोरियन सरकार ने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक ऐसा विकल्प बनाने के लिए कहा जो कि पूरी तरह से मेड इन कोरिया हो, साथ ही यह इतना पोर्टेबल हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी को मन में रखते हुए कंपनी ने एक नया प्लांट का सेटअप किया और हुंडई के इंजीनियर्स गवर्नमेंट की सारी बातों को ध्यान में रखकर कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। फाइनली 1975 में हुंडई ने अपनी पहली सेल्फ मेड कार को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया था पोनी। यह पोर्टेबल होने के साथ ही हाईली परफॉर्मेंस और बेहतरीन डिजाइन वाली कार थी। साउथ कोरिया में इतनी सफल हुई थी कि कुछ ही समय में इस्तेमाल की गई कार मार्केट का 16% हिस्सा कैप्चर करके हुंडई को वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बना दिया। इस सफलता के बाद से कार मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया। इसके बाद से हर कोई इसे बेहतरीन डिजाइन कहने लगा, क्योंकि साउथ कोरिया की टोटल मार्केट 30,000 कार्स की थी। ऐसे में 3 लाख कार मैन्युफैक्चरिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चन जू यंग कुछ बड़ा ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नई कार को साउथ कोरिया से निकालकर फॉरेन मार्केट में भी लॉन्च कर
दिया। 1982 में हुंडई ब्रिटिश मार्केट में इंटर हुआ, जहां हुंडई ने अपने पहले ही साल में उसने 2993 कार्स बेच ली। फिर आगे चलकर 1984 में कनाडा मार्केट में 2.25 लाख कार को लॉन्च किया, जो कि अपनी पोर्टेबिलिटी के चलते खूब फेमस हुई और कंपनी डेवलप करने में कामयाब हो गई और इसके चलते दुनिया के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में शामिल है। प्रोटेक्शन के मामले में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार कंपनी है, जिसका बिजनेस 193 कंट्रीज में फैला हुआ है। लास्ट ईयर हुंडई ने वर्ल्ड वाइड 6.845 मिलियन यूनिट सेल की थी, जिसमें 8,767 यूनिट तो सिर्फ इंडिया में बेचकर ही कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी कार बेचने वाली कंपनी है, जो कि महिंद्रा, टाटा और स्वदेशी कंपनियों को भारी टक्कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह से जंद जू यंग की हार न मानने वाली जिंदगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।